अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 5 जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल देखेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल तो हमने क्लास नंबर 4 में भी देखा था, लेकिन उसकी जितनी चीज़ें रह गई थी वो हम बाकी सारी चीज़ें अपनी क्लास नंबर 5 में देखेंगे, यानी हमारी क्लास है प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी थी पहले कि हमारे पास रिपीट डायरेक्शन क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, और फीलिंग्स क्या होती है, और थॉट क्या होता है। अब बात आती है स्टेट की। अब स्टेट अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था कि हमारे पास 2 किस्म के वर्ब होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है स्टेट वर्ब। तो एक्शन वर्ब तो मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई थी उसमें पुरानी क्लास वाली बात है। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो पहले देख लें, ताकि आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच अगर पता होंगी तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट बात करता है कंडीशन की या स्टेट की। कंडीशन या स्टेट यानी किसी हालत की बात करता है। अब किसी भी चीज़ की हालत की बात हो रही है तो उसमें कोई एक्शन नहीं आता। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो मैं पानी पीता हूँ तो इसमें एक्शन है। एक्शन क्या है? पीना। पीना एक एक्शन है क्योंकि उसमें हरकत होती है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ ये पानी है, तो अब इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। मैं ये कहता हूँ ये पानी है, तो ये तो मैं उसकी हालत बता रहा हूँ या स्टेट बता रहा हूँ। या मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, तो ये क्या है? ये स्टेट है, कंडीशन है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं हालत की, कंडीशन की, जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो, वो स्टेट कहलाता है। अब अगर वो काम प्रेजेंट में है, यानी अगर हे आ रहा है एंड में या हे वगैरह आ रहा है, तो वो प्रेजेंट का स्टेट है। यानी किसी भी चीज़ की मौजूदा हालत को हम प्रेजेंट सिंपल के स्टेट के ज़रिए बनाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब स्टेट के अंदर मैंने जब आपको बताया था कि स्टेट वर्ब एक होता है बी और उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, तो स्टेट की बी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट सिंपल के स्टेट में, जो कि है इज एम आर। अब इस कहाँ यूज़ होगा, एम कहाँ यूज़ होगा, आर कहाँ यूज़ होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, तीनों में से कोई एक, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। अब नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करता हूँ तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो भी लगेगा वो, उसके बाद नॉट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी आएगा वो। इस तरह इंटेरोगेटिव में इज एम आर सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी आ रहा हो वो। क्लियर के बाद तो ये तो हमारा फॉर्मूला लगाने का तरीका। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और कार कहाँ लगेगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी, वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हम एम यूज़ करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद क्या है? ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो इज यूज़ होगा, यानी ही इज़, शी इज़, इट इज़ या अली इज़। ठीक है। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिर्फ होता है आई, यानी अगर आई है तो आई के साथ एम लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगेगा। क्लियर? और इसी तरह जितने भी बच गए वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम, उन सब के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, वो एक लड़का है, यानी ये इसको क्या है? हालत है, स्टेट है। तो जब हम स्टेट की बात करेंगे, हालत की बात करेंगे, तो हम किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट यानी वो, ही, उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, ही इज। उसके बाद एक के लिए हम आ लगाते हैं और लड़के के लिए बॉय, यानी ही इज़ अ बॉय। इसी तरह वो लोग 9वीं जमात में हैं। अब ये क्या है? ये भी एक स्टेट है। तो दे आर इन क्लास 9। इस तरह मैं बीमार हूँ, मैं का हो गया आई, आई के साथ एम लगेगा, आई एम, और बीमार को हम कहते हैं इल, तो आई एम इल। इसी तरह मेरे लिबास का रंग सुर्ख है, तो मेरे लिबास यानी माई ड्रेस, और रंग को हम कलर बोलते हैं, यानी माई ड्रेस कलर। अच्छा, ये भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ये नाम है किसका? ड्रेस का नाम है, यानी ड्रेस के कलर के बारे में बात हो रही है। तो माई ड्रेस कलर, उसके बाद इज आ गया, और उसके बाद रेड, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। उसके बाद रेड कलर का नाम लिख दिया, माई कलर, माई ड्रेस कलर इज रेड। इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आ रहा, यहाँ पर सारी बात स्टेट की हो रही है, हालत की बात हो रही है। अब स्टेट से रिलेटेड जितने भी जुमले बनेंगे वो सारे किससे बनेंगे? स्टेट के फॉर्मूले से। यानी जब हालत की बात होगी, मौजूदा हालत की बात होगी, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल का स्टेट, जो फार्मूला, जो एग्जांपल मैंने आपको बताई। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, दिस और डैट। अब इसमें दिस और डैट के प्लूरल में और सिंगुलर में कुछ फ़र्क होते हैं, वो सुन लें। सबसे पहले अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है। अच्छा, दिस इज़ एन एप्पल से मुराद क्या है? यानी अगर करीब में कोई चीज़ होती है और वो सिंगुलर होती है, यानी एक हो
और करीब में हो मेरे, जैसे यहाँ पर हाथ के करीब बना हुआ ना एप्पल, तो कोई चीज़ अगर करीब है और हम उसको अगर कह रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम उसके लिए, और वो एक हो तो हम उसके लिए दिस लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ ये एक सेब है, तो मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा, दिस। अब दिस के साथ इज आएगा क्योंकि वो एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इज, दिस इज एन एप्पल। अब एन जो है वो आर्टिकल के हिसाब से आ रहा है, आर्टिकल मैंने बताया नहीं है, वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है तो एन आता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि कोई चीज़ अगर करीब होगी और सिंगुलर क्वांटिटी में होगी यानी एक होगी तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं। और इसी तरह अगर कोई चीज़ सिंगुलर क्वांटिटी में तो है यानी एक तो है लेकिन वो दूर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। यानी कोई चीज़ करीब है और एक है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं, और कोई चीज़ दूर है पर एक है यानी सिंगुलर ही है तो हम उसके लिए डेट लगाते हैं। यानी दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है, और अगर डेट इज़ एन एप्पल मैं कहूँ तो वो एक सेब है, यानी दूर है, वो एक सेब है। कोई चीज़ दूर हो तो वो एक सेब है, कोई चीज़ करीब है यानी कि आप अगर सेब करीब है तो ये एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा एप्पल हो लेकिन करीब हो तो उसके लिए दीज लगेगा, यानी ये सेबें हैं तो दीज आर एप्पल्स। अब दीज एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो उसके साथ आर लग जाएगा, इज नहीं लग सकता। इसी तरह अगर कोई चीज़ दूर है और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए दोज। अब दोज ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसके लिए आर, दोज आर एप्पल्स, एप्पल के साथ भी एस लग गया। क्लियर हो गई बात। तो कोई चीज़ करीब है और एक हो तो दिस, दूर है और एक है तो दैट, करीब है और दूर है तो दीज, और दूर है और एक से ज़्यादा है तो दोस, और करीब एक से ज़्यादा है तो दीस। क्लियर हो गई बात। तो हम इस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है देयर। एग्जाम्पल पहले हम इसकी देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ये मेरा कलम है, यानी ये का मतलब करीब चीज़ रखी हुई है, और वो क्या है, कलम है, यानी दिस, और दिस के साथ लगेगा एस, मेरा कलम, माई पेन। इसी तरह वो आपकी किताब, ये आपकी किताबें हैं, तो ये करीब है लेकिन एक से ज़्यादा है, किताब नहीं है किताबें हैं, तो दीज हो जाएगा, दिस की जगह दीज। दीज आर योर बुक्स, आपकी किताबें हैं। वो कुर्सियाँ हैं, अब करीब तो नहीं है, दूर है, और कितनी है पर एक से ज़्यादा है, तो दोज आर चेयर्स। इसी तरह ये आपका बोर्ड है, दिस इज़ योर बोर्ड, सॉरी ये आपका बोर्ड है, इसके लिए दिस आएगा। मैं यहाँ वो लिखना चाह रहा था, दरअसल गलती हो गई मुझसे। वो आपका बोर्ड है तो डेट इज़ योर बोर्ड। क्लियर हो गई बात। ये अगर यहाँ ये होता तो यहाँ दिस होता, ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ मुझे वो लिखना था। तो वो आपका बोर्ड है, तो वो मतलब दूर है, मैं इसको पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि भाई वो आपका बोर्ड है तो डेट इज़ योर बोर्ड। क्लियर। करीब है और एक है तो दिस, करीब है और एक से ज़्यादा है तो दीस। इसी तरह करीब है और दूर है और एक है तो डैट, और दूर है और एक से ज़्यादा है तो दोस्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, और आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से सारी एग्जाम्पल करके हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके जो है वो सेंटेंसेस बनाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको चेक करवाना है कि भाई इस मैंने सही बनाया है नहीं बनाया, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर दें। मैं चेक कर लूँगा कि हाँ भाई ये सही बनाया आपने या नहीं बनाया, क्या गलती है, फिर आपको जो भी मसला आएगा वो मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास स्टेट के अंदर देयर भी यूज़ हो रहा होता है। अब देयर से क्या मुराद है? देयर से मुराद ये है, जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, टू रेफर to a particular place or to indicate a general location. It can be a noun, pronoun, adverb और adjective. अब ये adverb, noun, pronoun क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पार्ट ऑफ स्पीच में बता चुका हूँ। देयर को हम यूज़ करते हैं किसी जगह के बारे में रेफ़र करने के लिए, या किसी एक पॉइंट को या किसी एक लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए, यानी किसी एक लोकेशन के को बताने के लिए हम देयर को यूज़ करते हैं। अच्छा, देयर एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, यानी देयर का मतलब वहाँ होता है तो वहाँ एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है। देयर एज अ प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है, एडवर्ब भी, और एडजेक्टिव भी। बेस करता है कि सेंटेंस में किस जगह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ हम देखेंगे, जैसे जैसे देयर यूज़ होगा वैसे वैसे हमें समझ में आता रहेगा। लेकिन देयर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? किसी चीज़, किसी जगह को पॉइंट आउट करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं देयर को। अब जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मेज़ पर 4 किताबें हैं, ठीक है, तो मेज़ पर 4 किताबें हैं, यानी एक जगह है जो कि मेज़ है और उस पे 4 किताबें हैं, तो यहाँ पर देयर यूज़ होगा। ठीक है, तो देयर आर, अब देयर क्या है, अब एक से ज़्यादा बुक है तो देयर आर आ जाएगा। देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है। इसी तरह हमारे निज़ाम शमसी में 9 सैयारे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा खाली सूरत हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, हमारे
सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। तो सिंपल हमारे निज़ामी शमसी में 9 प्लैनेट हैं। तो अब कहना, सॉरी, हाँ सही कह रहा हूँ। अच्छा, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देर से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक लोकेशन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो देयर आर 9 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इसी तरह जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक साल में 12 महीने होते हैं, तो देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या यूज़ हो रही हैं, देयर यूज़ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, या एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर प्लेस को जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर देयर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ छत पर कौवा है, अब कौवे की लोकेशन मैं बता रहा हूँ कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, छत पर है, तो हम उसको किससे बनाएंगे, देयर से बनाएंगे। देयर एस, अब मैं यहाँ इस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक कौवा है, अगर एक से ज़्यादा होता तो आर यूज़ होता, तो देयर के साथ एस भी यूज़ हो सकता है, आर भी यूज़ हो सकता है, बेस ऑन द क्वांटिटी जो आपके पास आ रही हो। अगर वो सिंगुलर होगी तो एस, और अगर एक प्लूरल होगी तो आर आ जाएगा। तो देयर इज़ अ क्रो ऑन द रूफ, यानी छत पर एक कौवा। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि क्लास में 3 बच्चे हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और एक्स वाई जेड। आप अपने हिसाब से सारे सेंटेंसेस बनाएं और मुझे व्हाट्सअप करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया स्टेट। आप जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अच्छा, उसके बाद इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव को हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए मना करने के लिए हम इम्पेरेटिव को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एडवाइस देने के लिए यानी किसी को कोई मशवरा देना हो, ठीक है, किसी को कोई सजेशन देना हो। अब एडवाइस का मतलब भी मशवरा होता है, सजेशन का मतलब भी मशवरा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है कि एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, ठीक है, सजेशन का मतलब होता है कि मशवरा देना। अब कोई मेरे पास आता है, मैं उसको कोई मशवरा दूंगा तो मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसके एडवाइस अगर दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं उसको कोई नसीहत कर रहा हूँ कि भाई हमेशा सच बोलो, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को कहता हूँ कि भाई पान की दुकान खोल लो, तो वो क्या है, सजेशन है, ठीक है। इस तरह अगर ऑर्डर देना हो किसी को, तो उसके लिए भी इम्पेरेटिव यूज़ होता है। किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को मना करना हो किसी चीज़ से, तो हम उसके लिए भी इम्पेरेटिव को यूज़ करते हैं। अब इम्पेरेटिव में एक बात समझने की है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। अब सब्जेक्ट नहीं आता से क्या मुराद है, सब्जेक्ट नहीं आता से मुराद ये है कि इम्पेरेटिव को हम यूज़ कर रहे जब होते हैं, यानी अगर मैं इम्पेरेटिव यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस इम्पेरेटिव जुमले को, यानी वो जो जुमला मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ अपने सामने वाले बंदे को जो मुझे सुन रहा है। यानी अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था इम्पोर्टेंस थिंग बिफोर लर्निंग टेंसेस वाली क्लास में, यानी थर्ड क्लास में, कि सेकंड पर्सन होता है यू, यानी जो सुन रहा हो। यानी अगर कोई बंदा है, यानी मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ अगर, और मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मैं किसको कहूँगा, सामने वाले को। और सामने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन क्या कहलाता है, यू। यानी जो हमारा इम्पेरेटिव है उसके जुमले में यू जो है ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हम नहीं लिख रहे होते, ठीक है, और ना ही कभी लिखना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम कोई भी जुमला कह रहे हैं, अगर मैं अभी कुछ कह रहा हूँ तो वो कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं ना। अब मैं क्या खाली कमरे में कुछ थोड़ी बड़बड़ाता रहूँगा, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। मैं कहता हूँ खाली कमरे में पानी पिलाओ, कौन पानी पिलाएगा, कोई है ही नहीं, जन्नत तो नहीं पिलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सामने बैठा है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने मेरा भाई बैठा है, मैं कहता हूँ पानी पिलाओ, तो कौन मुझे पानी पिलाएगा, मेरा भाई बैठा है वो सामने मुझे पानी पिलाएगा। यानी मेरा भाई मुझे सुन रहा है, वो कौन है, सेकंड पर्सन है। और मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ये डिटेल में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट थिंग्स वाली क्लास में, यानी तीसरी क्लास में, अगर आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, सब्जेक्ट यू एज अ यू यानी सेकंड पर्सन मौजूद होता है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या ईटीसी। जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डस, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ईटीसी, इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर। अच्छा, जहाँ एडवाइस मतलब हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, यानी नेगेटिव में अगर बनाते हैं तो वही मतलब हो गया मना कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ समझने की है कि इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट मेंशन नहीं हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यू एज अ सब्जेक्ट है, यानी सुनने वाला जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन एज अ सब्जेक्ट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो कि वो हमें शो नहीं कर रहे होते। क्लियर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मेहरबानी फरमा कर दरवाज़ा बंद कर दें, यानी दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, तो प्लीज़ क्लोज द डोर। अब बंद करने को हम क्लोज कहते हैं, और दरवाज़ा बंद करना है तो डोर, यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट की एटीसी जो भी, और प्लीज़ पहले लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ एक तरफ हो जाओ, तो हो जाओ
मूव असाइड, क्योंकि मूव होने क्या रहा हो तो मूव असाइड। इस तरह आगे रहो, स्टे अहेड। इस तरह दोपहर का खाना खाओ। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है खाना, ईट। दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं, तो लंच, ईट द लंच। इसी तरह डेस्क साफ करो। अब साफ करने को क्लीन कहते हैं, पहले वर्ब यूज हो रहा है, उसके बाद डेस्क यानी द डेस्क, क्लीन द डेस्क। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सेब को काट लें, यानी सेब काटो या सेब को काट लें, तो काटना स्लाइस या कट भी लगा सकते हैं। किसको काटना है, सेब को, स्लाइस दी एप्पल। इसी तरह गेंद फेंको, पहले वर्ब आएगा फेंकना, थ्रो। किसको, बॉल को, थ्रो द बॉल। जरा ओवन को गर्म करें, हीट द ओवन। क्लियर। ऑर्डर मनसूख करें, ऑर्डर को कैंसिल करें, तो मनसूख करने को कैंसिल, कैंसिल दी ऑर्डर। ज़रा एहतियात से चलाएं, ड्राइव केयरफुली। इसी तरह एक लाइन में खड़े हों, स्टैंड इन अ लाइन। अच्छा, स्टैंड इन अ लाइन अगर मैंने लिखा, सही, खड़े होने को स्टैंड, और एक लाइन में इन अ लाइन। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट स्टैंड इन अ लाइन। अच्छा, एक गलती मैंने की कि मैंने फॉर्मूले में डज भी मेंशन किया। डज मेंशन नहीं होगा। क्यों मेंशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, सामने वाला क्या है, हमेशा सेकंड पर्सन है, यू। तो यू के साथ डस तो नहीं लग सकता, डू ही लगता है, तो आप वहाँ से डस को हटा दीजिएगा। ठीक है, वो मैं भूल गया था कि वहाँ पर डस नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो वहाँ डू आएगा, डस नहीं आएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। यानी हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा डू से ही बनेगा, यानी इंपेरेटिव का नेगेटिव हमेशा डू नॉट से ही बनेगा, डू नॉट स्टैंड इन अ लाइन। क्लियर। हमारा सब्जेक्ट क्योंकि नहीं है तो हम वहाँ पर डू ही यूज़ करेंगे। क्लियर। तो आप इस तरह से जितने भी इंपेरेटिव के जुमले होते हैं आप बना सकते हैं, जैसे हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ो, मूव अहेड, सही है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ फासला रखो तो कीप डिस्टेंस। इस तरह से जितने भी हम जुमले बनाना चाहें हम सिंपल बना सकते हैं इम्पेरेटिव के। अच्छा, इसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, इम्पेरेटिव विद सब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ इम्पेरेटिव सब्जेक्ट के साथ भी बन सकता है। सर अभी तो आपने कहा कि भाई इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट तो यू होता है और वो मेंशन नहीं करते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि इम्पेरेटिव सब्जेक्ट के साथ भी बनता है, तो समझ में नहीं आई ये बात। क्यों नहीं समझ में आई ये बात, ये बात बिल्कुल सिंपल है, गौर से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास है, ठीक है, उसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं मुख्तलिफ नाम के। अब मैं बोल, मुझे किसी बच्चे को बोलना है बाहर जाना है, यानी या खड़े होने, ठीक है, तो मैं किससे कैसे बोलूँगा, स्टैंड अप। अगर मैं स्टैंड अप बोल देता हूँ तो कौन खड़ा होगा, जितने बच्चे सामने हैं सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे किसी एक मखसूस बच्चे को खड़ा करवाना है, यानी सिर्फ अली को खड़ा करवाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अली का नाम लूँगा। लेकिन मुझे इम्पेरेटिव जुमला बनाना है। अब सर आपने कहा था इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं आता, हाँ बिल्कुल नहीं आता, और कभी भी हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम बोलेंगे अली, उसके बाद अगर स्पीकिंग में है तो हम रुक जाएंगे थोड़ी देर, अली, उसके बाद हम बोलेंगे स्टैंड अप। इसी तरह अगर राइटिंग में है तो अली के बाद लगाएंगे कॉमा और उसके बाद लिखेंगे स्टैंड अप। क्लियर। यानी अगर कभी आपको सब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत पड़ जाए इम्पेरेटिव में, तो इन स्पीकिंग इंग्लिश आप सब्जेक्ट कहने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, जैसे कॉमा का ब्रेक होता है, उसके बाद आप वो जो भी आपका इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, स्टैंड अप, गो आउटसाइड, एक्स वाई जी, वो बोलेंगे। और इन रिटर्न इंग्लिश आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर कॉमा लगाकर जो आपको कहना है वो कहेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ अली खाना खाओ, तो अली ईट लंच, ये नहीं बोलूँगा अली ईट लंच। अगर मैं अली ईट लंच बोल दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अली खाना खाता है, अगर एस लगा दूँ तो। सही है, नहीं लगाऊँ तो रिपीट डायरेक्शन का गलत जुमला बना हुआ है। सही है। अगर मैं कहता हूँ सब सब खामोश हो जाओ, तो एवरीबडी कीप क्वाइट। इस तरह से आप सब्जेक्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। मैं कहता हूँ तुम जाओ बाहर, या बाहर जाओ, यू गो आउटसाइड। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ अबीरा पानी पिलाओ, तो अबीरा पानी पिलाओ, यानी मेक मी ड्रिंक वाटर, या ब्रिंग, मेरे लिए पानी लाओ, ब्रिंग वाटर फॉर मी। ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी जुमले बनाना चाहें हम बना सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। लेकिन अगर स्पीकिंग में होगा सब्जेक्ट लगाकर तो ब्रेक देना है, नाम के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, और अगर रिटर्न में है तो कॉमा लगाना है। क्लियर। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछे तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा बेहतर है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सअप पे भेजते रहें ताकि मैं चेक करता रहूँ। उसके अलावा हम यहाँ से देखते हैं परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन क्या होता है, लास्ट चीज़। अब परमानेंट सिचुएशन तकरीबन लोगों को नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि भाई कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह हो, यानी कोई भी सच्चाई हो, चाहे वो
दुनियावी सच्चाई हो या दीनी सच्चाई हो या साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई भी हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम परमानेंट सिचुएशन में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि परमानेंट सिचुएशन वाली सारी चीज़ें भी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काउंट होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊँ कि माई टीचर ऑलवेज अराइव्स अर्ली, अब ये रिपीटेड एक्शन का जुमला है, सही है, लेकिन ये एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फैक्ट है कि मेरे टीचर जो हमेशा टाइम से पहले आ जाता है या पहले आ जाता है, तो ये एक फैक्ट बन गया। रोज़ाना ही हमेशा पहले आता है तो ये एक फैक्ट हो गया, सही है। इसी तरह अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, पानी 100 सेल्सियस पे उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, ये भी एक रिपीटेड एक्शन का जुमला है। तो इसके अंदर जुमले तो प्रेजेंट सिंपल के ही होंगे, लेकिन परमानेंट सिचुएशन बस ऐसी फैक्ट्स वगैरह को हम परमानेंट सिचुएशन कहते हैं। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमानेंट सिचुएशन वगैरह जो है वो आपके प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। इसी तरह देयर आर 52 वीक्स इन ईयर, 52 हफ्ते होते हैं साल में, ये भी क्या है, स्टेट का जुमला है, लेकिन परमानेंट सिचुएशन है क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह द स्काई इज़ नॉट ग्रीन, अब आसमान हरा नहीं है और ना ही हरा हो सकता है, सही है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरह कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, अब ये क्या है, ये भी एक क्या है हमारे पास, ये भी एक हमारा जनरल ट्रुथ है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो कोई भी सच्चाई हो, चाहे वो दुनियावी हो, दीनी हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, उसको भी हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल काउंट कर रहे होते हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट में पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें सेंटेंसेस, ताकि मैं उसको चेक करूँ और जो भी गलती हो उसमें आपको पॉइंट आउट करके बताऊँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।